हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ रहते थे वो देखने वाले हैं। या भी इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य कितने किस किस जगह तक फैले थे, इनके एक्सपेंशन को देखना है, ये कहाँ तक ये फैले थे। ठीक है। और इसी क्रम में हम ऋग्वैदिक काल के भी कुछ अंश को देखेंगे कि उस समय के राजनीतिक हालात में क्या हो रहा था। और इस उत्तर वैदिक काल के जो इसका पॉलिटिक एक्सपेंशन है या कहाँ तक फैले हुए थे या कहाँ रहते थे वो समझने के लिए भी उत्तर वैदिक काल के कुछ हद तक जो पॉलिटिकल या राजनीतिक हालात जो थे उसे देखना पड़ेगा। तो थोड़ा मिक्सअप होगा, लेकिन उस मिक्सअप के साथ ही हम इस हालात इस जगह चीज को समझ सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ रहा करते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके कि कैसे कैसे उत्तर वैदिक काल में आर्य कैसे कैसे आपको उत्तर भारत में फैले थे। तो शुरुआती दौर में आपका ये अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान का इलाका कर लीजिए यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और पंजाब का इलाका, पंजाब पाकिस्तानी पंजाब का इलाका, फिर आपका भारतीय पंजाब का इलाका, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ जम्मू कश्मीर और कुछ हद तक राजस्थान के इलाका में ये लोग रहा करते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब उत्तर वैदिक काल में ये लोग कहाँ तक फैले थे। तो बेसिकली ये लोग बिहार में यहाँ पे है आपका सदानीरा नदी। ठीक है, पहले सदानीरा था रिवर, अभी है आपका गंडक नदी। तो ये यहां तक फैले थे ये। ठीक है, इधर आपका तो ये अरावली हो गया। ठीक है, और इधर आपका विंध्य पर्वत वाला इलाका हो गया। ठीक है, विंध्यास। ठीक है, ये इधर विंध्यास हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य विंध्य पर्वत तक आए थे, इसके पार नहीं पहुंचे थे, जो कि इन जनरल अभी माना जाता है। ठीक है, अब अगर रामायण की कहानी में पहुंच जाइएगा कि रामायण में क्या हुआ था, तो रामायण को भी उत्तर वैदिक काल का घटना माना जाता है और उसके हिसाब से देखें तो वो यहाँ तक दिखा दिया गया है। लेकिन हिस्ट्री जो मानता है, मैं सिर्फ हिस्ट्री का बात करूंगा, धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है उसके में उससे अभी यहाँ सब्जेक्ट में मतलब चर्चा नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं ये इस जगह पे जो आपका झारखंड तक जाता है या गारो खासी जनता के वहां तक ये पहुंच जाता है इसका ये। ठीक है, ये मेनली अभी अब क्या कहते हैं इसके एक्सटेंड, विंध्यास के एक्सटेंड को अब झारखंड तक रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप आ जाएगा और गैप के बाद इधर ये पहाड़ी आता है गारो खासी जनता। ठीक तो ये आए थे यहाँ सदानीरा तक। यहाँ पे है आपका यमुना नदी, इधर से आया आपका गंगा नदी। ठीक है, इधर मिलेगा और ये फिर इधर आगे बढ़ेगा और ये इधर बांग्लादेश में गिरेगा, जो कि पहले इंडिया का ही भाग था। ठीक है, तो मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है, तो मूवमेंट आपका इधर से इधर हो रहा है। ये इधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, और ये इधर से इधर गए तो इस क्रम में बहुत सारे राज्य यहाँ पे बनते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में के समय या उत्तर वैदिक काल में बेसिकली अभी के जो टर्म्स में राज्य करते हैं तो ये वैसे राज्य नहीं थे। ठीक है, उस समय में छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। मतलब ऋग्वैदिक काल में इन जनरल कबीले हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में कबीले से बढ़कर वो थोड़े और ऊपर लेवल तक पहुंचे थे। मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक परिवार है, बहुत सारे परिवार मिल जाएंगे तो बनेगा एक का गांव। ठीक है, और बहुत सारे कुछ गांव मिल जाएंगे तो बनता था आपका विश्व, और विश्व से भी बड़ा बहुत सारा विश्व मिल जाएगा तो बनेगा आपका जन। ठीक है, तो जन तक का हालत आपका ऋग्वैदिक काल में था। क्या था, ऋग्वैदिक काल में हम जन तक पहुंचे थे। इतना बड़ा क्षेत्र पे एक जन हुआ करता था, या एक पॉलिटिकल अधिकारी या राजा टाइप का हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में जो पहुंचता है वो जनपद की हालत तक पहुंचता है। बहुत सारे जन मिलेंगे तब बनेगा जनपद। ठीक है, तो इस हालत तक का पहुंचे थे।
तो उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचे थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद का जो काल है उसे कहा जाता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में बहुत सारे जनपद मिल जाएंगे, तब बनेगा आपका महाजनपद काल, जनपद। ठीक है, तो महाजनपद कैसे क्या है वो बाद में देखेंगे। अभी हम जन और जनपद से मतलब है। तो ऋग्वैदिक काल में जन तक पहुंचे थे, उत्तर वैदिक काल में जनपद तक पहुंचे थे, और उसी में बेसिकली शासन किया जाता था। अब धर्म ग्रंथों के हिसाब में देखा जाए तो ये पूरे भारतवर्ष को ही समेट लिया था, पूरे भारत को जीत लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री उस नजर से नहीं देखता है, तो अभी उसी हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में आपका ये सिंधु नदी, फिर आपका वितस्ता नदी, फिर आपका अस्किनी नदी, फिर आपका पुरुषनी नदी, फिर आपका व्यास विपाशा, और फिर शतद्री नदी, और फिर सरस्वती नदी। ये 7 नदियों से आपका सब सिंधु प्रदेश बना था, और सब सिंधु प्रदेश में वो शुरुआती दौर में रहा करते थे। उस क्षेत्र का उन्होंने नाम दिया था सब सिंधु प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो सब सिंधु प्रदेश के बाद जो ये लोग फैलते हैं इस साइड में, तो ये लोग बेसिकली इस जगह जो ये यमुना के किनारे आपका दिल्ली है, और इस जगह पे ये लोग, ये जो हरियाणा का इलाका है आपको कुरुक्षेत्र का इलाका है, ये कुरुक्षेत्र में पहला बार लोग प्रॉपर तरह से राज्य का स्थापना करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पॉलिटिक्स में, उससे पहले वाले पॉलिटिक्स में करते हैं। फिर इसके बाद हम ये जो यहाँ कौरव लोग आएंगे, कौरव है, पांडव है, पांचाल है, कैसे आगे बढ़ेगा उसके कहानी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में पॉलिटिक्स कैसे चला था वो देखते हैं। तो ऋग्वैदिक पीरियड में कैसे चला था, तो यहाँ पे आपका बहुत सारे कबीले थे। आर्य लोग जो आए थे, जो सोकल जो थ्योरी में माना जाता है, अभी के डेट में माना जाता है कि आर्यों का बाहर से आगमन नहीं हुआ था, या फिर आर्यों का आगमन बाहर से नहीं हुआ था, ये माना जाता है अभी, लेकिन किताबों में प्रॉपरली नहीं आया है। तो जब तक नहीं आया है तब पुरानी थ्योरी को देख लेते हैं। ठीक, तो ऋग्वैदिक पीरियड में आपका बहुत सारे कबीले आए थे। जैसे कबीलों में था आपका भरत कबीला, ठीक है, फिर था आपका पुरु, ठीक है, फिर आपका तुर्वासु, फिर था क्रीवी, ठीक है, उसके बाद था आपका यदु, अनु, द्रहु, तो इस तरह से काफी सारे कबीले थे उस समय में। जो आर्यों, जब आर्यों का माइग्रेशन हुआ था तो इस साइड से ये लोग यहाँ पे आए थे, और उसमें से जो सबसे पावरफुल कबीला था वो था आपका भरत कबीला। ठीक है, और माना जाता है कि इसी कबीले के नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, ये एक थियोरी है। दूसरा थियोरी ये कहता है कि जो महाभारत में एक कैरेक्टर और आता है कि क्या कहते हैं, शांतनु। ठीक है, तो शांतनु शायद शांतनु ही था, तो उसका और शकुंतला का जो बेटा होता है उसका नाम था भरत। और काज जो भरत का बहुत जगह फोटो देखा होगा, सिर के मतलब सिंह के या शेर के मुंह को चीरता फोटो, मतलब खेलता हुआ शेर के साथ देखा होगा। और उसने पूरे भारत, माना जाता है पूरे भारत को जीता था, और उसके नाम पे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा था। तो यहाँ पे दो थ्योरी है। एक थ्योरी है कि ये ऋग्वैदिक काल में ही आपका भारत कबीला आया था, इस भारत के नाम पे भारत देश का नाम पड़ा है। दूसरा थ्योरी है कि जो शकुंतला का जो बेटा था भरत, उसके नाम पे भारत का नाम पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये बहुत सारे कबीले थे, ये पुरु है, तुर्वासु है, क्रीवी है, यदु है, अनु है, द्रुहु है। ठीक है, इसमें क्रीवी को कर लीजिए, इसको क्रीवी को इधर ही घुसा देते हैं, क्रीवी। ठीक है, यहाँ पे क्रीवी नहीं है, तिरत्सु होगा, TRITSU, तिरत्सु। ठीक है, और सृजन्य भी है। ठीक है,
तो जैसे भरत कबीला था तो भरत कबीला में तिरसु और सृजन वगैरह इसके अंदर थे, ठीक है। और तिरसु का इंपॉर्टेंट इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जो महाभारत का जो कौरवों का जो वंश था या पांडवों का जो वंश था उसे तिरसु से ही निकला हुआ माना जाता है, क्योंकि भरत कबीला के तो थे ही, ठीक है। भरत से आया, उसी के अंदर में था तिरसु, जो कि तिरसु को इसलिए भरत कबीला का शासक वर्ग माना जाता था, ठीक है। और उसी से निकला तो ये है मतलब तिरसु है, तो तिरसु से ही उसका शासक वर्ग था और बहुत फेमस था ये, ठीक है। और उसी में आपका सृजन्य भी था। उसके बाद है आपका पुरु है, तुर्वासु है, यदु है, अनु है और द्रहु है। और ये पांचों कबीले को पंचजन कहा जाता था। जन देखिए, तो जन मैंने इधर बताया था, जन पंचजन मिल गया क्योंकि जन से एक संबंध बन रहा है। तो ये पंचजन इसके लिए आर्यों के कबीले थे, ठीक है। और ये भरत कबीला, ठीक है, इधर से जा रहा था जब, तो यहाँ पे मिलता है आपका पुरुषनी नदी एक कह लीजिए और शतुद्री नदी एक, पुरुषनी नहीं मतलब विपाशा नदी और शतुद्री नदी, यानी ब्यास नदी और सतलज नदी, ये दो नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये भरत कबीले ने जीता था। और उसे जीतने में मदद किसने किया था? तो विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र आपका भरत कबीला का मतलब पंडित या पुरोहित हुआ करता था और इसने इसे मदद किया था। और सतलज नदी जैसे ही पार करता है तो भरत कबीले ने विश्वामित्र को हटा दिया और उसके जगह वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया था, ठीक है। और जो वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया था तो विश्वामित्र को गुस्सा आता है और उस गुस्से में विश्वामित्र ने ये 5 कबीले पुरु, तुर्वासु, यदु, अनु और द्रहु, इन पांचों को मिलाया और 5 अनार्य कबीले, मतलब ये 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले अलग अलग है। नाम जाना उतना जरूरी नहीं है क्योंकि जनरली एग्जाम में नहीं आता है, यहाँ से कुछ एग्जाम में आता है। पंचजन में कौन कौन थे तो इसमें पंचजन को जान सकते हैं, ठीक है। ये 10 कबीले एक साइड में विश्वामित्र ने ऑर्गेनाइज किया और वशिष्ठ आपको भरत कबीले को लीड करवाता है, ठीक है। और उसमें युद्ध होता है और इस युद्ध को आपका दशराज युद्ध कहा जाता है। बहुत फेमस युद्ध है और इसे याद पक्का रखिएगा कि दशराज युद्ध आपका दशराज युद्ध, दशराज युद्ध इधर से मतलब दशराज युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध। एक साइड में 10 राजा थे, मतलब विश्वामित्र के साइड में, वशिष्ठ के साइड में सिर्फ अकेला भरत कबीला था, ठीक है। और ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें ये 10 कबीला हार गए थे, विश्वामित्र हार गए थे और वशिष्ठ के नेतृत्व में अब ये भरत कबीला जीता था, ठीक है। और जो राजा जीता था उसका नाम भी याद रखिएगा, उस राजा का नाम था सुदास। मतलब भरत कबीला का जो राजा था वो था आपका सुदास और सुदास ने युद्ध को जीता था। तो दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो पुरुषनी नदी या रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन आता है वहां से, किस नदी के किनारे दशराज युद्ध हुआ था? तो रावी या पुरुषनी नदी के किनारे दशराज युद्ध हुआ था। कौन जीता था? सुदास। हारा कौन था? 10 राजाओं का जो जन्म बना था। 5 आर्य कबीले, 5 अनार्य कबीले। 5 आर्य कबीले कौन कौन से थे? तो पुरु, तुर्वासु, यदु, अनु और द्रहु, ये 5 आर्य कबीले जिसने दशराज युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। चलिए आगे के काल में क्या होता है, यही जो भरत कबीला वाला जो किए है ये लोग अगले चरण में जब जाता है तो मतलब उत्तरवैदिक काल में, तो ये भरत कबीला जैसे भरत है प्लस पुरु, ये जो पुरु है ये यहां, तो भरत और पुरु मिल जाता है आपस में। भरत और पुरु के मिलने से जो वंश बनता है वो है आपका कुरु वंश। कुरुवंश, और यही कुरुवंश के कारण इसी कुरुवंश में आपका महाभारत का युद्ध हुआ था। कौरव और पांडव इसी कुरुवंश से निकले थे। दोनों पांडव और कौरव इसी वंश का हिस्सा थे और इसी से दोनों 2 भाग में बंटे थे वो, ठीक है। चलिए, और ये लोग जो कुरुवंश वाले हैं ये कुरुक्षेत्र में बसे थे।
तो पहला राज्य आपको मिलता है आपका कुरुक्षेत्र का ये पे, उसका राजधानी था आपका हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर। अब महाभारत जिसको कोई पता होगा, बेसिक आइडिया तो होगा ही। ठीक है, इससे अब तक जब हो चुके हैं तो ये आपके कुरुक्षेत्र, इसका राजधानी हस्तिनापुर, और बाकी आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको महाभारत का युद्ध भी वहाँ पे इसका ये होता है। ठीक है, ये उससे पहले का कहानी, बेसिक कहानी है जिसे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद में कि इस इलाका में या यमुना के बगल वाले इलाका में कहिए तो यहाँ पे आपका पांचाल वंश का स्टार्ट होता है। पांचाल मतलब जनपद का विकास होता है यहाँ पे। ठीक है, और पांचाल से आपको पांचाली वाला याद आ रहा होगा, या जो पांचाल नरेश थे। ठीक है, तो वो सब याद आ रहा होगा महाभारत का। तो ये बगल में यहाँ पे थे पांचाल। और ये किस जगह पे थे? तो ये था आपका फर्रुखाबाद, ये आपका बरेली, और आपका बदायूं। ठीक है, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। इधर है बरेली सबसे ऊपर में है, फिर है आपका बदायूं, फिर है आपका इस इलाके में फर्रुखाबाद। तो ये इस इलाका में आपका पांचाल जनपद का आपका विकास हुआ था। ठीक है, और यहाँ के बारे में एक चीज और फेमस है कि यहाँ पे जो राजा होते थे बहुत विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, वहां का एक राजा का नाम, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो माना गया है, वो आपका प्रवाहन जवाली। प्रवाहन जवाली यहाँ के राजा थे, विद्वान राजा थे। उसी के अलावा आरुणी श्वेत केतु का भी नाम आता है। तो आरुणी श्वेत केतु आपका ऐसी पांचाल से संबंधित थे। क्वेश्चन आता है कभी कभार, आरुणी कहाँ से थे? आरुणी श्वेत केतु, तो ये पांचाल जनपद से थे। ठीक है, चलिए, ये तो वो थे जो सबसे फेमस वाले थे। इसके अलावा कुछ और फेमस आएगा वैसे, लेकिन चलिए एक एक करके इधर से आते हैं। तो यहाँ पे आपका जिस इधर देखिए आपका सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के किनारे आपका बना था आपका गांधार। हाँ, गांधार। ठीक है, गांधार जनपद कर लीजिए, बाद में महाजनपद भी बनेगा वो। ठीक है, ये गांधार महाजनपद आपका सिंधु नदी के किनारे पर था। ठीक है, इसकी राजधानी इसके लिए तक्षशिला थी। ठीक है, और गांधार के बाद सिंधु नदी से लेकर आपका करीब ब्यास नदी के आसपास तक इस इलाका में पड़ता है आपका वो था केकई। केकई कर लीजिए। ठीक है, तो केकई था, और केकई से आपका केकई आई थी, या शकुनी कर लीजिए, या केकई का आपका संबंध इस जनपद से था। ठीक है, इस जगह पे था आपका मद्र। यहाँ पे मद्र जनपद का आपका विकास हुआ था। ये सियालकोट का पश्चिम, ये पंजाब के सियालकोट का इलाका है, और ये पाकिस्तान का इसके लिए ये, और ये मद्र जनपद आपका वहां शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये राजस्थान का इलाका है, यहाँ पे आपका मत्स्य जनपद स्टार्ट हुआ था। ये मध्य है, मत्स्य है, सभी महाजनपद भी बनेंगे, और महाजनपद काल में भी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। केकई नहीं रहेगा, केकई खत्म हो जाएगा। गांधार, मध्य है, मत्स्य है, इसके बारे में बात में भी देखेंगे। ठीक है, और इसे ही बगल में देखिए तो यहाँ पे आपका कुरुक्षेत्र है, हस्तिनापुर यहीं पे है। ठीक है, तो ये सब एक एक करके दिख रहा है कि आर्य लोग कैसे कैसे अपना राज्य स्थापित करते चले जा रहे हैं, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य स्थापित हो रहा है। और ये सब का अगर नाम उत्तर वैदिक काल के अगर ग्रंथों में मिलता है तो जाहिर है कि यहाँ पे आर्य लोग यहाँ बसे हुए थे। ठीक है, तो बेसिक उनका इलाका समझ में आ रहा होगा कि किस किस इलाका से ये लोग थे। ठीक है, अब इसके आगे इस कुरुक्षेत्र वाले में एक चीज और है, किसी वंश में कुछ और राजा हुए थे, इसे महाभारत का घटना हो जाता है। 950 के आसपास इस घटना को माना जाता है।
950 BC के आसपास में आपके महाभारत की घटना को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में उसी वंश में कुछ और राजा हुए थे। जैसे एक और राजा का नाम लिया इसी वंश में, तो वो थे आपका बल्हिक। बल्हिक प्रतिक्रिया, उसी में उसके बाद यहाँ पे आता है परीक्षित, फिर आता है जन्मेजय, उसके बाद आता है निक्षक्षु। 4 राजाओं का नाम आता है। यही कुरुक्षेत्र या हस्तिनापुर वाले राजाओं में महाभारत युद्ध के बाद। ठीक है, मतलब काफी सालों बाद आता है, वैसे तुरंत नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें होता है कि यहाँ पे बलिक प्रतिक्रिया है, उसके बाद में परीक्षित आता है। ठीक है, और परीक्षित बेसिकली एक मेन राजा में उसको माना जाता है, जो एक प्रॉपर राजा था। उसके बाद में जन्मेजय उसका बेटा था, और इसने आपका 2-3 यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और एक सर्प यज्ञ करवाया था। ये जन्मेजय 3 यज्ञ करवाया, 2 अश्वमेध यज्ञ, 1 सर्प यज्ञ। और सर्प यज्ञ में मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि सर्प यज्ञ का संबंध हमारे झारखंड के इतिहास से भी है। कैसे, तो वो देखते हैं। तो जब ये सर्प यज्ञ करवा रहा था, तो बेसिकली शायद वो इस बनारस इलाका के आसपास में करवा दिया। अभी ये प्रयाग के आसपास इलाका में करवा रहा था उस चीज को। ठीक है, तो वहां पे जब सर्प यज्ञ हो रहा था, तो बहुत सारे सांप या नाग लोग कहिए उस यज्ञ में आके गिर रहे थे। अब उसी में से एक नाग था, वो नाग था आपका पुंडरिक नाग। और पुंडरिक नाग उस यज्ञ से बच के भाग जाता है, मामला वहां नहीं गिरता है, बच जाता है। वो जाता है काशी या बनारस के इलाका में, बनारस आगे पड़ता है, वहां पे जाके ब्राह्मण कन्या से झूठ बोल के वो शादी करता है। फिर उस ब्राह्मण कन्या को लेके वो आपका झारखंड के आपका क्या कहते हैं, ये सुतियांबे के इलाका में आता है, और सुतियांबे के इलाका में उसका बच्चा हो जाता है, और वही बच्चा आपका फनी मुकुट राय बनता है, और फिर वही बच्चा आपका झारखंड में नाग वंश को स्टार्ट करता है। ठीक है, लेकिन जन्मेजय की कहानी को माना जाए, कहाँ गया जन्मेजय, तो जन्मेजय की कहानी काफी पीछे चला जाता है। उस काल हिसाब से जो 64 या फिर 83 एडी कहा जाता है, 83 एडी बेसिकली। ठीक है, कि नागवंश का शुरुआत माना जाता है। तो ये इससे थोड़ा उस और पीछे चला जाएगा अगर जन्मेजय के हिसाब से मांगेंगे तो। ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है झारखंड का जो क्लास लिया है, जो शुरुआती दौर वाला, कि झारखंड का पहला या दूसरा क्लास में मैंने ये मेंशन इस कहानी को बताया भी है उसमें। ठीक है, इसलिए 2 तरह से ये कहानी चला है। एक चला है कि जो एस सी रॉय का बुक है मुंडाज इन देयर कंट्री, उसमें ये जन्मेजय का कहानी दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो मुंडाओं का जो लोक कथा है उसमें कहा गया है कि जो फनी मुकुट राय है वो ब्राह्मण कन्या और ब्राह्मण का पुत्र था वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ का जो अंतिम राजा बनता है वो था कनिक्षक्षु। ये यहाँ पे बाढ़ आया था हस्तिनापुर में, तो बाढ़ से वो भाग जाता है। फिर हस्तिनापुर के बाद दूसरा कैपिटल बनाता है, वो था आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी को अपना दूसरा राजधानी बनाता है ये लोग, ये कुरुवंश वाला। ठीक है, और जब महाजनपद काल में देखेंगे कि यहीं पे आपका वत्स महाजनपद का उदय होता है, और वत्स महाजनपद का राजधानी था आपका कौशाम्बी। और ये कौशाम्बी अभी का आपका इलाहाबाद है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कुरुवंश वाला, ये हुआ पांचाल वाला। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है आपका सरयू नदी, या फिर नेपाल में कहिए आपका काली नदी है। काली नदी भारत में घुसती है, तो अभी उसको शारदा कहा जाता है। शारदा जब थोड़ा आगे मतलब अयोध्या की ओर आगे बढ़ जाती है, अयोध्या मलेश इलाका में से आगे बढ़ जाती है, इसको कहा जाता है घग्गर नदी। घग्गर
घग्गर नदी। काली नदी नेपाल में, भारत में जब घुसती है तो इसे शारदा नदी कहा जाता है। ठीक है, शारदा नदी जब अयोध्या को पार कर लेती है तब इसे घग्गर नदी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसी नदी को शारदा के थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, इधर कर लीजिए जो शारदा में ही, और इधर ये सरयू अयोध्या के आसपास तक का पार कर लीजिए। यहाँ तक के नदी को आपको सरयू नदी कहा जाता था पहले। ठीक है, और मल्ली अभी भी कहा जाता है। और रामायण काल में भी आपको याद होगा, अगर इस रामायण को अगर देखा या पढ़ा है तो राम ने आपको सरयू नदी में डूबकर ही आपकी जान दी थी, जल समाधि दी थी। ठीक है, तो सरयू नदी इसलिए, और इसीलिए सरयू नदी को पानी को मतलब पूजा वगैरह में कहीं पे उसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सरयू नदी ये बीच वाली जगह को कहा जाता था। लेकिन मे भी हार्डली 1 साल या 1-1.5 साल पहले योगी जी ने आपको एक केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि ये पूरे शारदा नदी घग्गर नदी को खत्म करके पूरे नदी को आपको सरयू नदी कहा जाए। तो ये प्रस्ताव है जो कि आगे जब भी होगा। ठीक है, लेकिन ये जो सरयू नदी है तो इसी के किनारे आपका अयोध्या का विकास हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अयोध्या होती है, अयोध्या उस समय नाम नहीं था, वैसे अयोध्या तो बाद में पड़ेगा मे भी। तो उस समय जो या फिर पहले कभी होगा वो कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस समय जो नाम था वो कौशल जनपद का वहां पे स्थापना होता है। ठीक है, और कौशल नरेश थे। अगर मतलब दशरथ को देखा जाए तो कौशल नरेश ही थे। ठीक है, राम का भी कौशल से ही उसका ये था। ठीक है, तो सरयू के किनारे आपका कौशल जनपद का विकास होता है, वहां के राजा आपका जनक वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बगल में फिर आपका यहाँ पे कुशीनगर जनपद का विकास होता है। कुशीनगर बाद में वे मल्ल की राजधानी, मल्ल महाजनपद की राजधानी बनेगी, लेकिन उससे पीछे में यानी उत्तर वैदिक काल में कुशीनगर जनपद का वहां पे विकास हुआ था। ठीक, इसी में सरयू के आगे बढ़िए तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपको बर्नावती नदी। बर्नावती रिवर, या फिर इसको अभी वर्तमान में कहते हैं वरुणा कहते हैं, वरुणा नदी। और इस नदी के किनारे आपका काशी का विकास होता है। ठीक है, और काशी को अभी के डेट में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना शहर था। कभी कभी क्वेश्चन आता है दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है, तो काशी। उस समय काल से अभी तक वो चलता आ रहा है काशी, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए सबसे पुराना शहर काशी दुनिया का। ठीक, तो ये किस नदी के किनारे है, बर्नावती या वरुणा नदी के किनारे काशी है। इधर उसको काशी का साउथ में देखिए, दक्षिण में देखिए तो गंगा नदी बह रही है यहाँ। ठीक है, लेकिन ये काशी या बर्नावती मतलब काशी या क्या वाराणसी के बीच से बर्नावती या वरुणा नदी गुजरती है। मैप पे देखिएगा, दिख जाएगा ये चीज। ठीक है, अब इससे आगे जाता है तो यहाँ पे आपका सदानीरा, उस समय का सदानीरा अभी आपका गंडक नदी कहलाता है। और इस नदी के किनारे आपका बसा था आपका विदेह। विदेह जनपद का लीजिए। ठीक है, क्योंकि महाजनपद तो बाद में बनेगा। और उस जगह पे महाजनपद काल में वत्स महाजनपद का उदय होगा और विदेह उसका हिस्सा हो जाएगा बाद में। इस समय विदेह जनपद है और यहाँ का राजा है विदेह माधव। कहाँ लिखे भर गया। विदेह माधव ये था राजा। गुरु कौन था, तो था आपका राहुलगन। विदेह माधव विदेह जनपद का राजा था। विदेह माधव क्वेश्चन आता है तो याद रखिए, विदेह का राजा विदेह माधव, गुरु राहुलगन। तो विदेह माधव ने राहुलगन के मदद से इस इलाके के जंगल को साफ करवाया था। और किस चीज से साफ किया था, तो आग से साफ किया था। अब ये मत समझिए कि वहां लोहा के कुल्हाड़ी से या तांबे या
या कांसे के कुल्हाड़ी से किया था, नहीं, वो आग से, जंगल को आग जला देते थे और फिर जंगल साफ हो जाता था, फिर वहां पर वो लोग खेती वगैरह जो करना होता था वो करते थे। तो आग के मदद से विजय माधव ने आग के मदद या राहुल गांधी के निर्देशन में आग के मदद से इस जंगल को साफ किया था और यहाँ तक ये पहुंचा था। और ये कहानी किसमें दिया हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में ये कहानी दिया हुआ है। विजय माधव राहुल गांधी का कहानी शतपथ ब्राह्मण में क्वेश्चन आता है। ये कहानी किसमें दिया है? शतपथ ब्राह्मण में राहुल गांधी और विजय माधव का कहानी दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, पूर्वों की तरफ आग जलाते हुए कौन आगे बढ़ा था? विजय माधव राहुल गांधी के निर्देशन में। ठीक है, तो इतने सारे जो राज्य थे ये आपका उत्तर वैदिक काल में इनका विकास हुआ था। तो चूंकि इतने सारे राज्यों का विकास हुआ था तो मान सकते हैं कि ये इस इलाका में आपका क्या कहते हैं आर्य पूरे फैले हुए थे। और आर्य मतलब जो आर्य आए थे उनका संबंध मतलब वो विंध्य पर्वत से परिचित नहीं थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वे विंध्य पर्वत तक पहुंच जाते हैं और इसके बारे में इससे परिचित थे। ठीक है, अब यहाँ पे भी उत्तर वैदिक काल में दो इलाकों का नाम आता है। ये गंगा यमुना जो आसपास का इलाका है इसको कहा जाता था आपका मध्य देश। मध्य देश। 7 नदियों वाली जगह को सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश, 7 नदियों वाले देश जगह को मध्य देश, गंगा यमुना उसके चारों के इलाका को मध्य देश कहा जाता था। ठीक है, और हिमालय इधर हिमालय से लेकिन विंध्य पर्वत तक के इलाका इसके बीच में जो भी जगह था सभी को कहा जाता था आपका आर्यावर्त, जो कि आर्यावर्त में है। तो ये दोनों वाले जगह को कहा जाता था मध्य देश, और जो मेरे थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, ठीक है, इस जगह को कहा जाता था आपका ब्रह्म ऋषि देश। इस जगह को कहा जाता था ब्रह्म ऋषि देश, गंगा यमुना उसके आसपास के इलाका को, और हिमालय और विंध्य पर्वत वाले की जगह कहा था, इसको कहा जाता था आपका मध्य देश। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल वाला खेला हो जाता है, कुछ जगह कुछ मिलता है, कुछ में कुछ मिलता है। अब जैसे कहते पूरे भारत को कहा जाता था आर्यावर्त, कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि नहीं, विंध्य पर्वत और जो ये हिमालय के बीच का जो इलाका है वो आर्यावर्त था। मतलब ये आर्यावर्त और ये दक्षिणावर्त, आर्यावर्त दक्षिणावर्त ये कहा जाता है। कुछ जगह मिलता है वैसे, कुछ जगह पूरे भारत का आर्यावर्त ले लिया जाता है। ठीक है, तो वो सब इन जनरल जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से देखिएगा। तो जो जनरल अभी जो बुक्स में दिया हुआ है, ये हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के इलाका को मध्य देश, गंगा यमुना के आसपास के इलाका को ब्रह्म ऋषि देश, और इधर जो सिंधु 5 सहायक नदी और सरस्वती नदी इसके इलाका को आपको कहा जाता था आपका सप्त सिंधु प्रदेश। तो ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में 3 बड़े बड़े क्षेत्र मिलते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश, ब्रह्म ऋषि देश और मध्य देश। बाकी कुछ कुछ जो राज्य का जो विकास हुआ था तो वो मैंने बता दिया, कुछ हद तक उस समय के पॉलिटी के साथ मैंने इससे बता दिया। ठीक है, तो अब अगले क्लास में देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के जो पॉलिटिकल हालत कैसे, राजनीतिक हालत कैसा था, कुछ तो बताया, कुछ और बताना है तो वो अब अगले क्लास में डील कर दूंगा। और फिर उसके बाद जो सामाजिक हालत है, राजनीतिक हालत है या जो धार्मिक हालत है वो अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।